हाय एवरीवन। जॉन डन की पोइट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली कुछ वीडियोस में उसकी डिफरेंट पोएम्स डिस्कस की हैं। आज भी उसके एक लव सोनेट को हम डिस्कस करेंगे। जॉन डन के बारे में जैसे कि पहले बताया था कि उसकी डिफरेंट मूड्स हैं उसकी पोइट्री में। तो ये जो हम पोएम डिस्कस करने लगे हैं इसका नाम है वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। वैलेडिक्शन मीन्स टू से गुड बाय, फेयरवेल करना, अलविदा कहना किसी को। और फॉरबिडिंग मॉर्निंग जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो मना कर रहा है कि उसको मौन नहीं करना और उसके अलविदा कहने को, उसकी जुदाई को। वेलकम टू माय चैनल लेसन। जॉन डन के लव सोनेट में नेक्स्ट पोएम को हम डिस्कस करते हैं जिसका जैसे कि मैंने नाम बताया उसका टाइटल है वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो हम इसमें भी देखेंगे जॉन डन का बड़ा प्लेटोनिक किस्म का मूड नज़र आता है इसमें हमें, और वो अपने आइडियाज़ को किस तरह मेटाफोर और कंसीट्स की मदद से आगे प्रेजेंट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go. अब पोएट ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह नेक आदमी होते हैं जो दुनिया से जब जाते हैं तो उनकी रूह ऐसे निकलती है कि किसी को पता ही नहीं लगता। जैसे अपनी बड़े आहिस्तगी से, आराम से, प्यार से, स्मूथली अपनी रूह को निकलने का कहते हैं और उनकी रूह निकल जाती है। यानी दुनिया से चले जाने के अमल को शायद पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि जो नेक लोग होते हैं उनके मरने का अमल कैसा होता है। While some of their sad friends do say, the breath goes now and some say no. So उनकी जान ऐसे निकलती है कि अभी जैसे बैठे ठीक ठाक बातें कर रहे थे और अभी जो है वो एकदम पता चलता है कि दे आर नो मोर। तो उनके फ्रेंड जो है वो यही कहते हैं कि अभी तो ठीक बैठे थे और अगले ही लम्हे पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। और कुछ तो ऐसे फ्रेंड होते हैं कि वो इस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होते हैं, उसमें बिलीव ही नहीं करते कि उनकी डेथ हो गई है। मतलब इस तरह से इतना माइल्डली, इतना सॉफ्टली, पोलाइटली डेथ आकर उनको लेकर जा सकती है। तो वो सेपरेशन की बात कर रहा है, इस दुनिया से जो सेपरेशन होती है इंसान की, उसके बारे में पोएट डिस्कस कर रहा है। So let us melt and make no noise, no tear floods, nor sigh tempest move. It is believed that this poem is written while poet was going away from his wife Anne Moore. फ्रांस के एक शॉर्ट ट्रिप पे जा रहा था तो उस वक्त उसने वो लिखी। उसके बारे में समझा ये जाता है कि उस दौर में उस वक्त वो लिखी गई है उस वक्त। तो पोएट भी अब वो फेयरवेल कह रहा है, वो एक एग्जांपल देता है अपनी वाइफ को जिसको भी वो अलविदा कर रहा है कि जब नेक लोगों की रूहें निकलती हैं तो किसी को एहसास नहीं होता, बड़े आराम से, सुकून से उनकी जान निकल जाती है। तो इसी तरह से वो अपने जुदाई के सीन को बयान करता है कि अब हम भी, मेल्ट का मतलब ये है कि वो जुदा होते हैं, अलग होते हैं, हम भी एक दूसरे से वो अलग होते हैं, बिल्कुल इसी अंदाज में अलग होते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी नॉइज। और यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है पोएट ने वो हाइपरबोल का है। हाइपरबोल का मतलब है कि एग्जैजरेट करना, मुबालगा करना। जैसे वो टीयर्स को फ्लड्स कहता है और टेम्पेस्ट, साइज को टेम्पेस्ट कहता है। मतलब इतना ज़्यादा ना रोए कि हम आंसुओं से तूफान, आंसुओं से सैलाब आ जाए और हमारी आँखों से जो है वो तूफान खड़े हो जाए। वो हाइपरबोल यूज़ करता है जो फिगर ऑफ स्पीच है। "Twere profanation of our joys to tell the lady our love." तो ये कहता है ये एक बड़ा ही इंसल्टिंग वे होगा हमारे लव के लिए, जो कि एक आम आदमी को भी पता चल जाए कि हम जुदा होने लगे हैं तो हम इस तरह से रोएं और इस तरह से क्राई करें और आओ बका करें कि आम आदमी को भी उसका अंदाज़ा हो जाए। तो हमारा लव जो है वो ऐसा नहीं है कि हर किसी की समझ में आ सके। Moving of the earth brings harms and fears. Men reckon what it did and meant. अब यहाँ पे उसने कंपेयर किया है कि जो अर्थ को एक आते हैं तो उससे जो तबाही होती है, डैमेज होता है, तो वो सारी दुनिया को पता लग जाता है, वो हलचल मच जाती है एक दफ़ा से। जहाँ पे भी वो नुकसान होता है और आगे पीछे ये खबर इसकी फ़ौरन फैल जाती है और लोग एस्टिमेट लगा लेते हैं या वो लोगों को लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि डैमेज कितना हुआ है। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फीयर्स दो ग्रेटर फार इज इनोसेंट। अब बड़ा जबरदस्त उसने कंपैरिजन और कंट्रास्ट किया है कि जो अर्थक्वेक आते हैं अर्थ के अंदर किसी एक पार्ट में तो सबको पता चल जाता है नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। लेकिन जो प्लैनेट्स मूव करते हैं तो
किसी को एहसास भी नहीं होता, हालांकि वो मूवमेंट जो है वो एट अ ग्रेटर स्केल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लैनेट जब मूव करते हैं तो यूनिवर्स के अंदर वो मूवमेंट सारी वो हो रही होती है, लेकिन उसका किसी को एहसास ही नहीं होता, किसी को रियलाइज ही नहीं होता, लेकिन ये एक बड़े ग्रेटर स्केल पे काम होता है, हो रहा होता है। इन द सेम वे इज कंपेयरिंग हिज लव विद द ऑर्डिनरी लव। Dull sublunary lover's love, whose soul is sense cannot admit absence, because it doth remove those things which elemented it. अब वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी जो अर्थली लव होता है वो वो सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक दूसरे की एब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक फिजिकल एलिमेंट होता है, उनकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। ज़ाहिर है जब वो एब्सेंस होती है, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो वो इन्वॉल्वमेंट फिजिकल उनकी ख़त्म हो जाती है, उनका लव भी फिर उसकी भी डेथ हो जाती है, वो भी नहीं रहता। तो दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, के जिन चीज़ों की मदद से वो रहा होता है, जुड़ा होता है, वो जब अलग होती हैं तो वो डेफिनेटली उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहती, ख़त्म हो जाता है। But we by a love so much refined that our souls know not what it is. लेकिन वो कह रहा है कि हमारा लव जो है वो इतना रिफाइंड नेचर का है कि हमें भी उसका अंदाज़ा नहीं है, मतलब हम भी उसका अदराक नहीं कर सकते, उसकी रियलाइजेशन हमें हमारे पास भी नहीं है। Enter assured of the mind, careless eyes, lips and hands to miss. तो एक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि इसके अंदर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, तो इसी वजह से जो फिजिकल एब्सेंस है वो हमारे इस लव की इंटेंसिटी को कम नहीं कर सकती। तो वो जो एक दूसरे की आंखें हैं, लिप्स हैं, हैंड्स हैं, जब एक दूसरे से वो अलग होते हैं, फिजिकल सेपरेशन होती है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। Are two souls therefore which are one, though I must go endure not yet a breach but an expansion, like gold to every thinnest beat. अब पोएट ये कह रहा है कि हमारी टू सोल्स जो है बेसिकली वो टू नहीं है, वो एक ही सोल है, एक ही हमारी रूह है। तो मैं अगर चला भी जाऊं तो वो एक सेपरेशन नहीं होगी। इसको वो एक सिमिली की मदद से बताते हैं, लाइक गोल्ड, जिस तरह एक गोल्ड का एक लंप होता है तो उसको लीफ बनाने के लिए या कोई भी उसको डिज़ाइन बनाने के लिए उसको बीट किया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है, बट इवन देन इट रिमेन्स गोल्ड। उसकी कैरेक्टरिस्टिक में जो उसको गोल्ड बनाती है उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो मच इन द सेम वे पोएट इज आल्सो सेइंग कि हम भी एक दूसरे से जितना मर्जी दूर चले जाएं तो वो एक लाइक बीटिंग ऑफ गोल्ड होगा, उसके अंदर जो एक्सपेंशन होती है वही हमारे साथ भी है, वैसा ही मामला है। और हमारी जो एक सोल है वो एक ही रहेगी, चाहे जितनी मर्जी एक्सपेंशन आ जाए हमारे दरमियान, या हम जितना मर्जी एक दूसरे से दूर चले जाएं। If they be true, they are true so as stiff twin compasses are true. अब ये वो इसकी मेटाफिजिकल पोइट्री का वो एलिमेंट है, या इसका वो मेटाफिजिकल एलिमेंट है इसकी पोइट्री का, जो जिसकी वजह से जॉन डन फेमस है, और जिसको हम कंसीड कहते हैं, ये एक्सटेंडेड मेटाफॉर कहते हैं, कि वो हमें लगता है कि आउट ऑफ नो वेयर उसने कोई ऐसी बात कर दी, ऐसी कोई सिमिली यूज़ कर ली जो समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे उसको एक्सप्लेन करता है तो वो तो बड़ी रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट लगती है। जैसे वो ये अपने कह रहे हैं कि अगर हम फर्ज भी कर लिया जाए, सपोज भी कर लिया जाए कि हमारी सोल्स जो है वो एक नहीं है, दो हैं, तो वो दो इस सेंस में है जिस तरह से एक कंपास होता है जिसके टू लेग्स होती हैं, जिसकी एक फिक्स्ड लेग होती है और इसकी एक रोटेटिंग लेग, जो कंपास जिसकी मदद से हम सर्कल ड्रा करते हैं, बनाते हैं। Thy soul the fixed foot makes no show to move but doth if the other do. तो वो कह रहा है कि अब उसको फर्दर इस कॉन्सेप्ट को, इस एग्जांपल को वो एक्सप्लेन कर रहा है पोएट, कि अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि तुम्हारी जो सोल है वो एक फिक्स फुट की तरह है। कंपास में हम देखते हैं एक फुट उसका वो होता है जो फिक्स होता है, पॉइंटेड होता है, जिसको हम सेंटर में रखते हैं और फिर उसको रोटेट कराते हैं, और एक दूसरा जो फुट होता है जिसके अंदर पेंसिल या वो जो ड्राइबल जो भी एलिमेंट है वो डाला होता है, वो जो उसकी मदद से ड्राइंग बनती है या ड्रा करता है। तो वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि तुम्हारा उसमें जो रोल है वो फिक्स फुट का है, फिक्स लेग का है, जो अपने सेंटर पे वो खड़ी है और मूव नहीं कर रही, लेकिन मैं जो है वो दूसरी साइड पे हूँ और मैं वो मूव कर रहा हूँ उसके अराउंड। एंड दो इट इन द सेंटर सिट येट व्हेन द अदर फार डोथ रोम, कहता है अगरचा जो तुम हो सेंटर में फिक्स हो
और दूसरा जो है वो मूव कर रहा है, चाहे वो कितना ही दूर चला जाए उससे साथ उसके वो अटैच रहता है। इट लीन्स एंड हार्कन्स आफ्टर इट एंड ग्रोज इरेक्ट एज दैट कम्स होम। तो वो कह रहे हैं कि लीन तो होना पड़ता है उसको, जो फिक्स फुट है उसको भी, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, चाहे वो दूसरी लेग को कितना ही ज्यादा क्यों ना एक्सटेंड कर लिया जाए। तो लेकिन जब वो वापस आता है तो बिल्कुल वो एक दूसरे के साथ दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से उसके कहने का मकसद ये है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह से अटैच हूँ जिस तरह कंपास की दो लेग्स जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, एक फिक्स होती है और दूसरी मूविंग होती है, लेकिन वो जितना मर्जी एक दूसरे दूर चले जाएं उनके दरमियान वो सेपरेशन नहीं आती, वो फिक्स ही रहती हैं। और एक जो है सेंटर में अगर ठीक तरीके से फिक्स रहती है तो वो सर्कल वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ड्रा होता है, बनता है, और फिर जब वो वापस आते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। Such will thou be to me who must, like the other foot, obliquely run. Thy firmness makes my circle just and makes me end where I begun. इसी बात को जो मैंने पहले अभी कही है कि मेरे नज़दीक, वो ये कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक तुम्हारी हैसियत भी वैसी ही है, तुम्हारी सिग्निफिकेंस भी वैसी है कि मैं अगर जितना भी दूर जाता हूँ तो तुम भी लीन करती हो, ओब्लिकली रन करती हो मेरे साथ, लेकिन जितना ज़्यादा तुम फर्म रहोगी, वो फिक्स फुट फर्म रहेगा, फिक्स रहेगा, उतना ही सर्कल ज़बरदस्त तरीके से बनेगा, और बिल आखिर मैं वापस उसी मुकाम पे घूम फिर के वापस आ जाऊंगा जहां से मैंने वो शुरू किया था। तो ये एक उसकी कंसेप्ट की खूबी है कि वो बड़े अच्छे तरीके से उसको जस्टिफाई भी करता है, उसको एक्सप्लेन भी करता है। तो ये थी वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग वार्निंग। जिस तरह इस मौके पे मुझे वो फिलिप फैज की गज़ल का एक वो मिसरा भी याद आ रहा है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो मच इन द सेम वे पोएट भी ये कह रहा है कि अगरचे हम जुदा हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैंने वापस आना है और फिर से हम एक हो जाएंगे। तो इसलिए वो मना करता है कि इस जो दरमियानी रास्ता है या जो मैं अलविदा कह रहा हूँ, इस पर वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम बिलाखिर वो इकट्ठे होंगे। तो एक तरह से एक प्योरली पर्सनल किस्म की ये पोएम है जो पोएट ने अपनी वाइफ के लिए लिखी है, एक ऐसे मौके पे कि जब वो एक फॉरेन ट्रिप पे उससे वो अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है उससे, और उसको वो बता रहा है कि वो रोने की ज़रूरत नहीं है और किस लिए नहीं है, वो सारी बात उसने वो एक्सप्लेन की है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। हम देखते हैं बड़े वेल कनेक्टेड आइडियाज़ हैं और बड़ा एक हारमोनियस वे में स्टैंजा आफ्टर स्टैंजा जो है वो आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और जो इसने ब्यूटीफुल इमेजरी यूज़ की है, सिमिलीज हैं, मेटाफॉर्स हैं और हाइपरबोल यूज़ किया है, तो वो इस पोएम के ओवरऑल इम्प्रेशन को और ज़्यादा हाईलाइट करती हैं। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।